कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि साउथ कोरिया की एक्सकेवेशन टीम एक पहाड़ी पर खुदाई करके सन 1950 की जंग में मारे गए सैनिकों के अवशेषों की तलाश कर रही होती है और उनकी पहचान करके पूरे सम्मान के साथ परिवार वालों को सौंपने का काम चल रहा होता है। इस दौरान टीम का एक ऑफिसर एक सैनिक की फैमिली को फोन लगाता है तो दूसरी ओर से एक बूढ़ा आदमी फोन उठाता है। वो ऑफिसर उसे बताता है कि हमें कुछ अवशेष मिले हैं जिनकी पहचान ली जिन सोक नाम के एक सैनिक के रूप में हुई है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ली जिन सोक तो मैं खुद हूँ। फिर वो बूढ़ा पूछता है कि कहीं अवशेष मेरे भाई ली जिन ताई के तो नहीं है, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि अवशेषों के पास से मिले सामान के आधार पर उसकी पहचान ली जिन सोक के रूप में हुई है। इसके बाद फोन कट जाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत परेशान सा हो जाता है और अपनी ग्रैंड डॉटर से उसे खुदाई वाली जगह पर ले चलने के लिए कहता है। जाने से पहले वो अपने कमरे में लगी एक पुरानी फोटो को देखने लगता है जिसमें वो अपनी माँ और बड़े भाई के साथ होता है। वो पिछले 50 सालों से अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए चाइना समेत कई देशों में जा चुका था, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं लग सका था। अब वो घर के अंदर एक बॉक्स में रखे जूतों को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और इन्हें देखते हुए वो अपने अतीत में खो जाता है। इस तरह कहानी फ्लैशबैक में सन 1950 में चली जाती है, जहां साउथ कोरिया की राजधानी सियोल की सड़कों पर ली जिन ताए नाम का एक लड़का जूता पॉलिश का काम करता फिर रहा होता है। बचपन में ही अपने फादर के गुजर जाने के बाद उसने अपनी गूंगी माँ और छोटे भाई जिन सोक की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी और अपनी जिंदगी का उसने सिर्फ एक ही मकसद बना लिया था, अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना। दोपहर के बाद उसका भाई जिन सोक स्कूल से वापस आ जाता है तो वो उसे एक आइसक्रीम दिलाता है और फिर दोनों घूमते हुए एक दुकान के अंदर रखे जूतों को देखने लगते हैं। इन्हें देखकर जिन ताए कहता है कि एक दिन मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही जूते बना कर दूंगा। अब वो उसे एक सिल्वर पेन खरीद कर देता है और फिर दोनों भाई बस में चढ़कर अपने गांव आ जाते हैं, जहां उनकी माँ और एक लड़की मिलकर नूडल्स बेचने का काम करते हैं। इस लड़की का नाम योंगशिन होता है, जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपने 3 छोटे भाई बहनों के साथ उनके पड़ोस के एक छोटे से घर में रहती है। जिनताए और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और कुछ ही दिन में उन दोनों की शादी होने वाली है। अगले दिन काम पर जिनताए अपने साथ काम करने वाले एक लड़के योंग सोक के साथ एक जूता तैयार कर रहा होता है और थोड़ी देर में जिन सोक भी वहां जाता है। तभी शहर की सड़कों पर आर्मी के ट्रक घूमकर अनाउंस करने लगते हैं कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी ने उनके देश पर हमला कर दिया है। ये खबर सुनते ही शहर में अफरा तफरी सी मच जाती है और लोग अपने घरों को छोड़कर बॉर्डर से दूर के शहरों की ओर भागने लगते हैं। जिनताए को भी जब अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर बम बरसते हुए दिखाई देने लगते हैं तो फिर वो भी अपनी माँ और भाई के साथ योंगशिन और उसके तीनों भाई बहनों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद उन सभी को एक रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है जहाँ बहुत भारी भीड़ होती है। जिनताए इस भीड़ से निकलकर बच्चों के लिए कुछ दवाइयाँ लेने जाता है कि तभी स्टेशन पर आर्मी की कई गाड़ियां आ जाती हैं और वो जंग में शामिल होने के लिए 18 से 30 साल के सभी नौजवानों को पकड़कर स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में ले जाने लगते हैं। जिनताए जब दवाई लेकर वापस आता है और उसे पता चलता है कि जिन सोक को भी आर्मी वालों ने ट्रेन में बैठा लिया है तो वो तुरंत ट्रेन में चढ़कर उसे अपने साथ वापस ले जाने लगता है, लेकिन इतने सैनिकों के बीच वो अकेला कुछ नहीं कर पाता और वो सब मिलकर उसे बुरी तरह पीटते हैं। इसके बाद ट्रेन चलने लगती है तो वो उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि मेरे भाई को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए उसकी जगह मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। तो जिनताए भी अपने भाई की हिफाजत के लिए उसके साथ जाने का फैसला कर लेता है। खिड़की में से अपनी माँ और योंगशिन को देखकर जिन सोक रोने लगता है, लेकिन जिनताए चिल्लाकर अपनी माँ से वादा करता है कि मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। ये समय होता है जुलाई 1950 का और इस समय तक एग्रेसिव नॉर्थ कोरिया की आर्मी साउथ कोरिया के आधे से ज्यादा हिस्से पर अपना कब्जा कर चुकी है। अब छोटी सी ट्रेनिंग के बाद उन्हें दुश्मन की एक टुकड़ी को एक पुल पार करने से रोकने के मिशन पर भेज दिया जाता है। वहां पहुंचकर शाम को जब सारे सैनिक बाहर बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो अचानक उनके ऊपर बम बरसने शुरू हो जाते हैं। इस हमले में उनके काफी सारे सैनिक मारे जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर जिन सोक बहुत घबरा जाता है और अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से उसका सांस रुकने लगता है। ये देखकर जिनताए दौड़कर उसके लिए मेडिकल किट लेकर आता है और बड़ी मुश्किल से जब उसका सांस वापस आता है तो जिन सोक अपने भाई के कंधे से लिपटकर जोर से रोने लगता है। इस हमले के बाद जब उनका कमांडर वहां आता है तो जिनताए उसे अपने भाई की बीमारी बताकर उसे घर भेजने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसका यह हौसला देखकर कमांडर कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को घर भेज दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें जंग में बहादुरी का मेडल जीत कर दिखाना होगा। अगली सुबह जब सारे सैनिक सोकर उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दुश्मन ने उन्हें 3 तरफ से घेर लिया है और उनके राशन और हथियारों की सप्लाई के रास्ते पर भी अपना कब्जा कर लिया है। अब उनमें से कुछ सैनिकों को दुश्मन के रास्ते में लैंडमाइंस बिछाने के मिशन पर भेजा जाने लगता है, लेकिन जिनताए अपनी मर्जी से इस मिशन के लिए अपना नाम भी दे देता है। जब वो लैंडमाइंस बिछाकर वापस जाने लगते हैं तो दुश्मन की कुछ सैनिक उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे उनके एक सैनिक का पैर लैंडमाइंस के ऊपर पड़ने से वो पूरी तरह घायल हो जाता है और उनका कैप्टन उसे लेकर भागने का ऑर्डर देता है।
लेकिन इस दौरान जिनताई एक अच्छी जगह पोजीशन लेकर दुश्मन के आधे से ज्यादा सैनिकों को अकेला ही मार देता है। वो उन सबको मारना चाहता था, लेकिन उसे भी अपने कैप्टन का ऑर्डर मानकर उनके साथ वापस जाना पड़ता है। अब जिनसोक उसे सही सलामत देखकर चैन की सांस लेता है, लेकिन वो इस मिशन पर जाने को लेकर उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसका नाम इस मिशन में था भी नहीं और वो चाहता तो यहीं कैंप में रह सकता था। जिनताई उसके गुस्से को देखकर कह देता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन असल में वो उसे टाल रहा था। वो बस किसी ऐसे मौके की तलाश में था जिससे दुश्मन के खिलाफ कोई बड़ा कारनामा करके वो बहादुरी का मेडल हासिल कर सके और अपने छोटे भाई जिनसोक को सही सलामत घर भेज सके, जैसा कि उसके कमांडर ने उससे वादा किया था। अब कई दिन बीत जाते हैं और राशन पानी खत्म होने से सारे सैनिक भूख प्यास से बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से उनके लिए सप्लाई आनी थी उस पर दुश्मन के सैनिक कब्जा करके बैठ गए थे। और असल में दुश्मन का प्लान भी यही था, वो उन्हें गोली से नहीं बल्कि भूख प्यास से तड़पाकर सरेंडर करने पर मजबूर करना चाहता था। तभी कैंप के अंदर एक घायल सैनिक दूसरे सभी घायल सैनिकों को गोलियों से भूनकर अपने आप को भी गोली मार लेता है, क्योंकि सही इलाज और ढंग का खाना न मिलने से सारे घायल सैनिक तड़प तड़प कर मर रहे थे और अपनी टुकड़ी के ऊपर एक बोझ बनकर रह गए थे। इस घटना से सबको लगने लगता है कि एक एक कर वो सभी मारे जाएंगे, चाहे फिर भूख से मरे या दुश्मन की गोली से। तभी जिनताई आगे आकर कहता है कि अगर मरना ही है तो क्यों न लड़कर मरे। वो कहता है कि हमें अपनी बची हुई पूरी ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मन पर हमला करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उनका कैप्टन कहता है कि दुश्मन हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन जिनताई की बातों से सारे सैनिकों में जोश भर जाता है और वो सब लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब रात को वो सब हमला करने के लिए चल देते हैं, लेकिन जिनसोक को उनका कैप्टन इस मिशन पर ले जाने से मना करने लगता है, क्योंकि उसके भाई ने उससे इसके लिए रिक्वेस्ट की होती है। मगर जितनी फिक्र बड़े भाई को छोटे भाई की थी, उतनी ही छोटे भाई को भी अपने बड़े भाई की फिक्र थी। जिनसोक कहता है कि मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता, और इस तरह वो भी उनके पीछे चला जाता है। अब वो सब छापामार युद्ध की तकनीक का इस्तेमाल करके आराम से बैठे दुश्मन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां और बम बरसाने शुरू कर देते हैं, लेकिन दुश्मन की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए अब उनमें आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच जिनताई नोटिस करता है कि उनके पास तो गिनती के थोड़े से हथियार हैं, जबकि दुश्मन के बंकर में हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा पड़ा है। उसे लगता है कि आमने सामने की लड़ाई में वो ज्यादा देर दुश्मन के सामने नहीं टिक पाएंगे, इसलिए अब वो अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के बंकर की ओर जाने लगता है। जिनसोक दूर से ये देख लेता है और दुश्मन पर गोलियां चलाकर अपने भाई को कवर देने की कोशिश करता है, लेकिन बंकर की ओर भागते हुए जिनताई को एक गोली फिर भी लग जाती है। जिनसोक ये देखकर डर जाता है और अपने भाई को बचाने के लिए वो भी बंकर की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे सैनिक उसे जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जाने देते। सबको लगता है कि दुश्मन के बीच से अब जिनताई बचकर नहीं आ पाएगा, लेकिन बाजू में गोली लगने के बाद भी वो चालाकी से बंकर के अंदर चला जाता है और अंदर से गोलियां चला रहे सैनिकों को मारने के बाद पूरे बंकर में तेल छिड़क कर आग लगा देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका होता है। और इस तरह बंकर के तबाह होते ही दुश्मन के बचे हुए सारे सैनिक हथियार डालकर सरेंडर कर देते हैं। लड़ाई के बाद जिनसोक काफी वक्त तक अपने भाई को ढूंढता रहता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिनताई के साथ क्या हुआ है और वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन सुबह को जब वो कैंप पहुंचता है तो जिनताई उसे देखते ही अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि वो भी जिनसोक की सलामती को लेकर डरा हुआ था। लेकिन जिनसोक बहुत गुस्से में होता है। वो समझ गया था कि जिनताई उसे घर भेजने के लिए मेडल हासिल करना चाहता है, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर मेडल हासिल करने में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी माँ और योंगशिन को क्या मुंह दिखाऊंगा। जिनताई उसे प्यार से समझाने लगता है कि तभी उनका कमांडर यहाँ आकर सबको उनकी बहादुरी और जीत के लिए बधाई देता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो जिनताई की बहादुरी से इम्प्रेस था। वो उन्हें एक अच्छी खबर सुनाता है कि अब अमेरिका की आर्मी भी उनका साथ देने के लिए आ गई है और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके बाद उनकी पूरी टुकड़ी को राजधानी सियोल में बुलाकर सम्मानित किया जाता है और जिनताई की बहादुरी के लिए उसे अपनी टुकड़ी का कैप्टन बना दिया जाता है। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था और शाम को फिर से उन्हें किसी दूसरे मिशन पर जाना था। उस दिन शाम को जिनसोक अपने घर भेजने के लिए एक लेटर लिखता है और वो जिनताई से भी कुछ लिखने के लिए पूछता है, लेकिन तभी जिनताई को उसका कमांडर आवाज देकर बुला लेता है और वो उसके साथ जीत की पार्टी में चला जाता है। इसके बाद अक्टूबर 1950 में दिखाया जाता है कि अमेरिका की मदद से साउथ कोरिया की आर्मी नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग तक अपना कब्जा कर लेती है। यहाँ एक भयंकर लड़ाई के बाद जिनताई नॉर्थ कोरियन आर्मी के कमांडर को भागते हुए देखता है तो वो अपने 2 सैनिकों को साथ लेकर उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है। जिनसोक उसे समझाता है कि आगे हमारी दूसरी टुकड़ी उस कमांडर को पकड़ लेगी, लेकिन वो नहीं मानता और उस कमांडर का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। लेकिन इस ऑपरेशन में योंगमैन नाम के उसके एक सैनिक की गोली लगने से मौत हो जाती है।
अब जिनताए अपने उस सैनिक को देखने की बजाय जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि उस कमांडर को मैंने पकड़ा है। जिनसोक ये देखकर समझ जाता है कि जिनताए ऐसा इसलिए कर रहा है जिससे दुश्मन के कमांडर को जिंदा पकड़ने के लिए उसे मेडल मिल जाए। लेकिन उसकी इस हरकत से जिनसोक को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम सिर्फ अपने भाई के बारे में ही क्यों सोचते हो? क्या योंगमैन किसी का भाई नहीं था जिसे तुमने मेडल हासिल करने के लिए मरवा दिया? फिर वो गुस्से में कहता है कि तुम मेडल मुझे घर भेजने के लिए नहीं बल्कि इसलिए हासिल करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें अपने कमांडरों के साथ पार्टी करने में मजा आने लगा है और इसके लिए तुम अपनी माँ और योंगशिन को भी भूल गए हो। क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उन पर क्या गुजरेगी? जिनताए चुपचाप ये सब सुनता रहता है और कुछ नहीं कहता। उसे बस जिनसोक को सही सलामत घर भेजना था, चाहे इसके लिए उसे कोई भी हद पार करनी पड़े। लेकिन जिनसोक चाहता था कि वो दोनों ही भाई सही सलामत घर वापस जाएं। इसके बाद अगले मिशन पर उन्हें एक गांव में आम नागरिकों की बहुत सारी लाशें पड़ी हुई मिलती हैं। दुश्मनों ने पूरे गांव में किसी को भी नहीं छोड़ा था, लेकिन ये एक ट्रैप होता है और वहां पहले से लगे एक बॉम्ब के फटने से उनके कई सैनिक घायल हो जाते हैं। ये देखकर वो सब गुस्से से भर जाते हैं और अगली लड़ाई में वो दुश्मन के सैनिकों को चुन चुन कर मारते हैं। जिनसोक इस लड़ाई में भी दुश्मन के एक सैनिक के कान के पास गोली चलाकर उसकी जान बख्श देता है, लेकिन जिनताए और दूसरे सिपाही किसी को नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि वो सरेंडर किए हुए सैनिकों को भी लाइन में लगाकर गोलियों से भून देते हैं। अगली सुबह वो एक और मिशन पर जाकर कुछ छिपे हुए सैनिकों को पकड़ लेते हैं, लेकिन जिनसोक उनमें से एक को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि जिनताए के साथ काम करने वाला उसका दोस्त योंगसोक होता है, जो रोते हुए बताता है कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी ने जबरदस्ती उसे अपने साथ लड़ने के लिए मजबूर किया था, वरना वो उसे मार डालते। जिनताए उसकी बात का यकीन नहीं करता और उन सबको मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन जिनसोक उसके आगे खड़ा हो जाता है और धमकी देता है कि अगर तुमने उनमें से किसी एक को भी मारा तो मैं हेडक्वार्टर में इसकी शिकायत कर दूंगा। आखिर जिनताए को उसके आगे झुकना ही पड़ता है और वो योंगसोक समेत उन सबको बंदी बनाकर अपने साथ ले चलते हैं। इसके बाद एक जगह पहुंचकर वो कैंप लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ वो उन कैदियों से एक गड्ढा खुदवाकर उन्हें आपस में लड़वाने लगते हैं और हारने वाले को 2 दिनों तक भूखा रखने का ऐलान करते हैं। ये देखकर जिनसोक भी उस गड्ढे में कूद जाता है और उनमें से एक कैदी को पकड़कर उससे तब तक लड़ता रहता है जब तक वो खुद भी खून से लथपथ नहीं हो जाता। ये देखकर वहां सन्नाटा छा जाता है और जिनताए समझ जाता है कि जिनसोक ऐसा क्यों कर रहा था। नफरत की आग में जलकर जिनताए लगातार युद्ध के नियमों को तोड़े जा रहा था, इसलिए जिनसोक उसे एहसास दिलाना चाहता था कि उसके भाई की तरह ही युद्ध में पकड़े गए कैदी भी किसी के भाई हैं और उन पर इस तरह बेवजह जुल्म करना किसी भी तरह ठीक नहीं है। अगले दिन वो रेडियो पर खबर सुनते हैं कि जल्द ही जंग खत्म हो जाएगी क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास अब लड़ने की ताकत नहीं बची है। इसके साथ ही उन्हें ये खबर भी मिलती है कि कल उनका कमांडर यहाँ आकर जिनताए को मेडल देगा। इस खबर से जिनताए बहुत खुश हो जाता है और जिनसोक से कहता है कि तुम अब घर जाकर फिर से स्कूल जा सकोगे, लेकिन जिनसोक घर जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे और तुम्हारी सोच से नफरत करता हूँ। जिनताए कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, मैं बस किसी भी हालत में तुम्हें घर भेज कर रहूंगा। दोनों भाइयों की इस बहस के बीच अचानक युद्ध का सायरन बजने लगता है और नॉर्थ कोरिया का साथ देने के लिए आई चाइना की एक बहुत बड़ी आर्मी उनके ऊपर बॉम्ब बरसाने लगती है। इतनी बड़ी आर्मी को देखकर वो पीछे हटने लगते हैं कि तभी इस भगदड़ का फायदा उठाकर एक कैदी उनके एक ऑफिसर को गोली मार देता है और एक दूसरे सैनिक की गर्दन पर चाकू रखकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिनताए सीधे उसके सर पर गोली मारता है और अब वो गुस्से में योंगसोक समेत सारे कैदियों को गोली मरवा देता है। ये देखकर जिनसोक गुस्से में उससे लिपटकर उसे मारने लगता है, लेकिन दूसरे सैनिक उसे पकड़कर अलग कर देते हैं। अब लगातार पीछे हटते हुए साउथ कोरिया की आर्मी दिसंबर 1950 तक नॉर्थ कोरिया से बाहर निकल जाती है। जिनताए भी अपनी टुकड़ी के साथ राजधानी सियोल के पास पहुंचता है तो यहाँ उनका कमांडर उसे बहादुरी का मेडल देता है और कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे भाई को घर भेजने के लिए हेडक्वार्टर में बात करूंगा। उसकी ये बात सुनकर जिनताए बहुत खुश हो जाता है। अब शाम को उन्हें अपने अगले मिशन पर जाना था, लेकिन उससे पहले जिनसोक अपनी माँ से मिलने के लिए घर की ओर निकल जाता है, जो कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर था। जिनताए को जब ये पता चलता है तो वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब जिनसोक जब घर पहुंचता है तो वहाँ उसे योंगशिन मिलती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उससे जिनताए के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी वहाँ उन्हीं के देश के कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग आ जाते हैं और योंगशिन को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जिनसोक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर पाता और वहीं रह जाता है। इसके बाद वो लोग योंगशिन को एक कैंप में ले जाते हैं, जहां वो आर्मी की मौजूदगी में कुछ आम नागरिकों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। वो योंगशिन को भी मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी जिनताए वहां आकर उनके लीडर के ऊपर बंदूक तान देता है। अब वो लीडर बताता है कि जब नॉर्थ कोरिया की आर्मी ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था तो योंगशिन और इन सभी लोगों ने कई बार नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने वाली रैलियों में हिस्सा लिया था। योंगशिन कहती है कि हम लोग भूख से मर रहे थे और रैलियों में शामिल होकर हमें कुछ खाने को मिल जाता था।
तभी जिनसोक भी यहाँ आ जाता है और उस लीडर के ऊपर बंदूक तानकर जिनटाए से योंगशिन को लेकर यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं जाता तो जिनसोक को लगता है कि जिनटाए भी योंगशिन को गद्दार समझकर उसे बचाना ही नहीं चाहता। इस बीच कुछ लोग मौका देखकर वहां से भागने लगते हैं और चारों ओर गोलियां चलने लगती हैं। इस गोलीबारी में योंगशिन को भी 2 गोलियां लग जाती हैं और वो जिनटाए की बाहों में दम तोड़ देती है। इसके बाद दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके नॉर्थ कोरिया के कैदियों के साथ डाल दिया जाता है। यहाँ भी जिनसोक जिनटाए को ही योंगशिन की मौत का जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि अगर वो उसे लेकर निकल जाता तो शायद वो बच जाती, लेकिन उसे बचाने की कोशिश करने के बजाय उसने उसके ऊपर शक किया। बाद में जिनटाए को इन्वेस्टिगेशन के लिए कमांडर के पास ले जाया जाता है, लेकिन तभी नॉर्थ कोरिया की आर्मी अपने कैदी सिपाहियों को छुड़ाने के लिए वहां हमला कर देती है और गुस्से में वो कमांडर फोन पर उन सारे कैदियों को जिंदा जलाने का ऑर्डर दे देता है जिनके साथ जिनसोक भी कैद होता है। ये सुनकर जिनटाए उस कैद खाने की ओर दौड़ लगा देता है, लेकिन जैसे ही वो उसमें घुसने वाला होता है तो एक धमाके के साथ पूरा कैद खाना जल उठता है और आग की चपेट में आकर वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ बहुत सारी जली हुई लाशों के बीच उसे जिनसोक का वही सिल्वर पेन मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि उसका भाई अब नहीं रहा। अब बाहर दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी उस कमांडर समेत साउथ कोरिया के कुछ सैनिकों को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। उस कमांडर को देखकर जिनटाए एक पत्थर उठाता है और उसके सर पर तब तक मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता, क्योंकि उसी के ऑर्डर पर उसके भाई को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद नॉर्थ कोरिया की आर्मी उसे भी अपने साथ ले जाती है। अब इसके 6 महीने बाद साउथ कोरिया के एक आर्मी हॉस्पिटल में जिनसोक को दिखाया जाता है, जिसे अंकल यांग नाम का एक सैनिक आग लगने से पहले ही बाहर निकाल कर ले गया था। अंकल यांग आज उसे जिनटाए का एक लेटर दिखाता है जो उसने अपनी माँ के लिए लिखा था, लेकिन जंग की वजह से वो इसे भेज नहीं पाया था। जिनसोक वो लेटर ले लेता है, लेकिन वो जिनटाए के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उससे नफरत करने लगा था। अब 2 आर्मी ऑफिसर जिनसोक से पूछताछ करते हैं और उसे जिनटाए की एक फोटो दिखाकर कहते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया की आर्मी में शामिल होकर बॉर्डर पर अपने ही देश के खिलाफ लड़ रहा है। जिनसोक कहता है कि जिनटाए के जीने या मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस जिनटाए को मैं जानता था वो तो मेरा सीधा साधा भाई था जिसके लिए उसके परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के बाद जिनसोक को घर जाने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन जाने से पहले रात को वो जिनटाए का लेटर पढ़ने लगता है। इस लेटर को पढ़कर उसे पता चलता है कि उसका भाई अपनी माँ और योंगशिन से कितना प्यार करता था और वो भी उनके पास घर वापस जाना चाहता था, लेकिन सबसे पहले वो अपने भाई को घर भेजना चाहता था। लेटर पढ़कर जिनसोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अगले दिन वो अपने भाई को ढूंढने के लिए फिर से बॉर्डर पर चला जाता है और चुपके से नॉर्थ कोरिया की आर्मी के पास जाकर सरेंडर कर देता है। वो उनसे अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर जासूस समझकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। तभी वहां हमला हो जाता है और अब दोनों देशों की आर्मी के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान जिनसोक नॉर्थ कोरिया के सैनिकों से बचते हुए अपने भाई को ही ढूंढता रहता है। कुछ देर बाद जिनटाए उसे दिख जाता है जो नॉर्थ की वर्दी पहने हुए साउथ कोरिया के सैनिकों को मारता जा रहा था। जिनसोक जब उसके सामने जाता है तो वो उसे भी बुरी तरह मारता है और उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता। दरअसल उस दिन जिनसोक के आग से जलकर मरने की खबर से उसे इतना सदमा लग गया था कि वो पागल हो गया था और जब उसने साउथ कोरिया के उस कमांडर को मारा तो नॉर्थ कोरिया की आर्मी उसे अपने साथ ले गई थी और उसके पागलपन का फायदा उठाकर उसे उसी के देश के खिलाफ लड़वा रही थी। जिनसोक उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन जिनटाए उसे उसी तरह मारता रहता है जैसे न जाने कितने साउथ कोरियन सैनिकों को उसने मार दिया था, क्योंकि हर साउथ कोरियन सैनिक में उसे अपने भाई का कातिल नजर आ रहा था। आखिर में वो जिनसोक को गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक सैनिक उसकी पीठ में चाकू घोंप देता है। ये देखकर जिनसोक उसके जख्म पर दवाई लगाता है और अपनी पीठ पर बिठाकर उसे किसी सेफ जगह ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच उसके पैर में भी गोली लग जाती है, इसलिए अब वो उससे उठकर अपने साथ भागने के लिए कहता है। लेकिन जिनटाए के पागलपन की यह हद थी कि वो अभी भी जिनसोक को मारने की कोशिश कर रहा था। जब वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता तो जिनसोक रोने लगता है और रोते हुए उसे अपनी माँ और योंगशिन की याद दिलाने लगता है। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे स्कूल भेजने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जूते पॉलिश करने में निकाल दी, तो क्या तुम मुझे एक बार फिर से स्कूल जाते हुए नहीं देखना चाहते? उसकी ये बातें सुनकर जिनटाए आखिर उसे ध्यान से देखने लगता है और अब उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो जिनसोक को जिंदा देखकर अपने सीने से लगा लेता है, लेकिन इस बार भी सबसे पहले उसे अपने भाई को ही घर भेजने की फिक्र थी। वो उससे पीछे हट रही साउथ कोरिया की आर्मी के साथ यहाँ से भागने के लिए कहता है। जिनसोक अकेले जाने से मना करता है, लेकिन जिनटाए जानता था कि वो दौड़ना तो दूर चलने की हालत में भी नहीं है, इसलिए वो उसके साथ नहीं भाग पाएगा।
अब वो उससे कहता है कि मैं नॉर्थ कोरिया की आर्मी के सामने सरेंडर कर दूंगा और जंग खत्म होते ही मैं भी वापस आ जाऊंगा। वो जिन सोक को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर देता है और जाते हुए वो उसे वही सिल्वर पेन देने लगता है, लेकिन जिन सोक कहता है कि इसे मैं अब तभी लूंगा जब तुम घर वापस आ जाओगे। इस तरह जिनटाई एक आखिरी बार उसे गले लगाता है और अब रोते हुए जिन सोक साउथ कोरिया की आर्मी के साथ भागने लगता है। लेकिन तभी पीछे से नॉर्थ कोरिया की एक टुकड़ी उन पर गोलियां चलाने लगती है, जिसे देखकर जिनटाई उस टुकड़ी के ऊपर मशीन गन से तब तक गोलियां चलाता रहता है जब तक उसका भाई यहाँ से दूर नहीं निकल जाता। लेकिन इस दौरान उसे भी कई गोलियां लग जाती हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। अब इसके 50 साल बाद उसके अवशेषों को दिखाया जाता है और कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहाँ बूढ़ा जिनसो को सिल्वर पेन को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और रोते हुए अपने भाई से शिकायत करने लगता है कि तुमने वापस आने का अपना वादा क्यों नहीं निभाया। उसे रोता हुआ देखकर उसकी ग्रैंड डॉटर की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और अब एक बार फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जंग से वापस आकर जिनसोक अपनी माँ और योंगशिन के तीनों भाई बहनों से मिलता है। इसके बाद उसे घर की एक अलमारी में वो जूते रखे हुए मिलते हैं जिन्हें जिनटाई ने उसे बनाकर देने का वादा किया था। असल में जिनटाई ने जंग शुरू होने से पहले ही उसके लिए जूते तैयार कर लिए थे, लेकिन घर छोड़कर जाने से पहले उसने इन्हें अलमारी में छिपा दिया था। इन्हें देखकर जिनसोक की आंखों से प्यार के आंसू बहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।